फ्यूचर फिजिक्स। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, पसंद भी किया। तो उसी सीरीज में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आगे की वीडियो, अब हम इस वीडियो के अंदर कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहली बात, कूलॉम्स लॉ आपको पता है। अब डिस्कस करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने कूलॉम्स लॉ स्केलर फॉर्म पढ़ लिया है। वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए बहुत ध्यान आपको रखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सीबीएसई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो जी, अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म क्या होता है। हमारे पास कूलॉम्स में दो चार्जेस होते हैं। मैंने बोला एक चार्ज है मेरा Q1 और दूसरा चार्ज है मेरा Q2। पहला चार्ज क्या बोला मैंने Q1, दूसरा चार्ज बोला मैंने Q2। मैंने बोला कुछ डिस्टेंस दूरी है एक पॉइंट O से, तो O से Q1 कुछ डिस्टेंस दूर है, मैंने इसको नाम दिया R1, और O से Q2 कुछ डिस्टेंस दूर है, मैंने इसको नाम दिया R2। अब ये R1 R2 कुछ डिस्टेंस दूर है। अब हमने पता है ये दोनों चार्जेस के ऊपर कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो क्या करेंगे, दोनों रिपल्सिव करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। अगर Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है, मैंने इन दोनों के बीच की लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो Q2 अगर Q1 पे फोर्स लगाता है तो क्या होगा, बाहर की साइड लगेगा क्योंकि रिपल्सिव है। तो Q1 पे फोर्स लगा रहा है कौन, 2 लगा रहा है, तो ये भी रिपल्सिव है तो बाहर जाएगा। तो 2 पे फोर्स कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। क्लियर है बात? अब सर इनके Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अगर मैं फोर्स F21 की वैल्यू निकालता हूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R21 हो जाएगी। अगर मैं F21 के लिए फोर्स निकालता हूं तो R21 क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा इस साइड जा रहा है, F21 इधर जा रहा है, इसकी साइड जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगी, R2 में से R1 माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R2 माइनस का R1 हो जाएगी। अगर मैं F12 के लिए हमारे डिस्टेंस F12 के लिए बात करूं, डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या हो जाएगी, R12 हो जाएगी। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R1 माइनस का R2 हो जाएगी। अगर मैं R12 में से माइनस नीचे से कॉमन ले लेता हूं, क्या हो जाएगा, R2 माइनस का R1 हो गया। तो क्या समझ में आया, R2 माइनस R1, हमारा R2 माइनस R1 किसके बराबर आ रहा है, R2 माइनस हमारा R21 के बराबर आ रहा है। तो R12 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस का R21 के बराबर आ गई। तो क्या समझ में आया, जब दो फोर्स रिपल्सिव लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, मतलब क्या, जब दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं या फिर अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन रिपल्सिव हैं, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि बराबर लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट हो रही है। तो इसी कंडीशन को हमने बोला ये डिस्टेंस, ये हमारा लॉ किसको फॉलो कर गया, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर गया, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर गया। अब ये तो हमें डिस्टेंस से समझिए क्योंकि एनसीईआरटी में बताया है। अब बात करते हैं हम इसके फोर्सेस से कैसे फॉलो किया है। अब अगर मैं F21 की वैल्यू निकालते हैं, देखिए इधर F21 निकालते हैं, कितना होगा, F21 निकालोगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि दोनों चार्ज लिए तो डिस्टेंस R क्या आएगी, डिस्टेंस R का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि F21 जा रहा है तो डिस्टेंस भी कहाँ जाएगी, F21 की साइड जाएगी, इसका स्क्वायर। अगर आपको वेक्टर निकालना है तो वेक्टर जैसी लगेगा तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर R आपने R21 लिया F21 के लिए तो यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, R21 होगा। अब बात करते हैं सर यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है हमेशा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सपोज मैंने क्या किया, मुझे ए यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए के ऊपर क्या यूनिट वेक्टर बताती है, ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है। तो ए का मुझे क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना, तो फॉर्मूला बनेगा ए पे वेक्टर डिवाइड कर दीजिए ए के मैग्नीट्यूड से। अगर मैं R21 का यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर R21 का निकाल रहा हूं तो क्या होगा, R21 वेक्टर डिवाइड हो जाएगा मैग्नीट्यूड R21 के से। अगर मैं, अब तो ये बात समझ में आ गई होगी, अगर मैं R12 का यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर मेरा R12 हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा R12 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात? अगर मैं यूनिट वेक्टर R21 की जगह वैल्यू रखता हूं तो कितनी आ जाएगी यूनिट वेक्टर की वैल्यू, ये आ गई मेरी। तो यहाँ पे क्या होगा, F21 का फोर्स वैसा ही रहा, वैल्यू निकल के आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 का Q1, Q2 का Q2, R। चलिए अब हमने कूलम्ब्स एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? कूलम्ब्स ने क्या किया, जो चार्जेस थे पॉइंट चार्ज, जो हमने जो चार्ज कंसीडर किए थे कूलम्ब्स ने, उसको पॉइंट चार्ज मान लिया, जिसकी वजह से वो इसकी लिमिटेशन बन गया। सर पॉइंट चार्ज क्यों माना कूलम्ब्स ने? कूलम्ब्स ने पॉइंट चार्ज इसलिए माना क्योंकि जो चार्जेस थे उनका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत छोटा था उनकी सेपरेटिंग डिस्टेंस से, जिनकी वजह से जो फोर्स हमें जो मिलना था वो एक्चुअल फोर्स हमें नहीं मिल पाया। जो फोर्स का हमें जो रिपल्सन और अट्रैक्शन जो देखने को चाहिए था वो बिल्कुल उतने अच्छे से मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से वो क्या बन गई, उसकी लिमिटेशन बन गई। अब आगे बात करते हैं कूलम्ब्स की दूसरी लिमिटेशन क्या थी। कूलम्ब्स ने क्या किया, जो चार्जेस थे उनको स्टेशनरी मान लिया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, जो फोर्स था वो हमारा क्या हुआ, बिल्कुल उतने अच्छे से स्टडी नहीं हो पाया। अब ये बताइए, अब चार्जेस है, आप कहीं भी ले जाओ, चाहे मोशन में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, क्या उनका मास बदल जाएगा? मास तो नहीं बदलेगा ना, तो फोर्स में कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो क्या समझ में आया, अगर चार्ज हमारे रेस्ट में है, अगर मोशन में भी रहते तो कूलम्ब्स का उतना ही फोर्स लगता, जिसकी वजह से वो इसकी लिमिटेशन बन गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स एंड वेक्टर्स फॉर्म आपने बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कूलम्ब्स ने क्या किया, जो चार्जेस थे उसने बोला जो चार्जेस या तो अट्रैक्टिव इन नेचर है या रिपल्सिव इन नेचर है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रल इन नेचर लग रहा है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, वो सेंट्रल इन नेचर लग रहा है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या बताई उसने बोला जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। आपने कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म पढ़ा, उसमें क्या देखा, जो फोर्स लग रहा था वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा था, जिसकी वजह से वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो कर गया। अगर प्रीवियसली अगर एमसीक्यूज में पूछता है, बताइए कि कूलम्ब्स का लॉ कौन से हमारे नेचुरल लॉ को फॉलो करता है, तो आपका आंसर होगा कूलम्ब्स का लॉ हमारे कौन से नेचुरल लॉ को फॉलो करता है? ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अभी भी नहीं समझे? नेचुरल लॉज कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। एक ग्रेविटेशनल लॉ, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, तीसरा क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनके अंदर कूलम्ब्स किसको फॉलो करता है, कौन से लॉ को फॉलो करता है? ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो करता है। उस ग्रेविटेशन लॉ के अंदर चला जाता है हमारा न्यूटन्स के लॉ वगैरह। क्लियर है बात? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो के अंदर काफी आपको सब कुछ समझ में आया भी होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आप कुछ ऐसा है जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, कोई ऐसी कोई दिक्कत, तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो के अंदर डेफिनेटली वो आपके साथ क्या रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।